अब ये हमारा आज एक नया चैप्टर है जो कि 4 से 5 नंबर का है। 4 से 5 नंबर का ये उनके लिए, उन सभी बच्चों के लिए है जो कि आज बोर्ड की क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका 2 या 3 दिन बाद या कुछ दिनों के बाद आपकी परीक्षा होनी है। तो उसमें हमारा ये लास्ट चैप्टर है जिसको बोलते हैं हम अवर एनवायरनमेंट। तो अभी एक अवर एनवायरनमेंट का एक छोटा सा शॉर्ट देखेंगे और वो काफ़ी खिंचता हुआ जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर होते जाएंगे। ठीक, देखते हैं। चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम वो सारे क्वेश्चंस को कैचअप करेंगे जो कि हमारे बोर्ड में आने के चांसेस बनते हैं। तो अवर एनवायरनमेंट जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किससे मिलकर बनता है? इकोसिस्टम से मिलकर बनता है। और इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये क्या आता है? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम। अब वो लैंड इकोसिस्टम हो सकता है यानी कि जमीन पर रहने वाले जानवर, या फिर वो वाटर इकोसिस्टम हो सकता है। वाटर का मतलब है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक, या फिर वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये 2 तरीके से निकलते हैं, दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम और एक होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 2 तरीके से आए, मैन मेड ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि हमारा एक एक्वेरियम। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वेरियम से समथिंग क्वेश्चन आया था कि विच इज द मैन मेड इकोसिस्टम। एमसीक्यूज में आएगा, 1 नंबर का आने के चांस बन जाते हैं, या फिर एक कोई एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, वो भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक, नेचुरल इकोसिस्टम ये सब नेचर के द्वारा गिफ्टेड है, ये सारे इकोसिस्टम। तो इस तरीके से हमारा 1 और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं। इकोसिस्टम के बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आएगा हमारा, जैसे कि अगला पॉइंट है हमारा, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटर रिलेटेड होता है, जिसमें हम बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल। ठीक, तो ट्रॉफिक लेवल, सबसे पहले तो ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। ट्रॉफिक लेवल डेफिनेशन को तैयार करने के बाद अगला आएगा कि ये किस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब की भी। जैसे कि इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले ग्रीनरी आती है, उसको कंज्यूमर करने वाला जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। उसको कंज्यूमर करने वाला, ये तो हमारा प्राइमरी हो गया, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसको कंज्यूम करने वाला अगर है तो टर्शियरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल के बेसिस पर जब हम देखते हैं तो इसमें आएगी ग्रीन प्लांट्स, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स। इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। क्लियर? प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए अगर हम देखते हैं इसमें तो एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज अ डियर। इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। इसको कंज्यूम वाला जो ऑर्गेनिज्म बनेगा दैट इज अ लाइन, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रॉफिक लेवल में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका सिस्टम जो आता जा रहा है वो आता जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये हो गया काफी ज्यादा, ये उससे कम, और ये उससे ज्यादा, उससे भी और ज्यादा कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये जो ट्रॉफिक लेवल बनता है ये हमारा बोर्ड के कॉन्सिक्वेंसेस से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला आता है हमारा कि इस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं। तो अगर हम इसके बेसिस पर देखें तो क्या आ रहा है? इसकी परसेंटेज ज्यादा है, इसकी परसेंटेज कम है, इसकी और ज्यादा कम हो रही है। ऐसा क्यों? अगर इसकी परसेंटेज कम हो जाएगी तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी तो क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर।
इस तरीके से हमें अब अगला चर्चा करना है और उसके बेसिस पर हमारे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक, तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो पहला है कि अगर प्रोड्यूसर्स की परसेंटेज बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर्स की अगर परसेंटेज बढ़ जाएगी तो क्या असर पड़ेगा, देखते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब है ग्रीन प्लांट्स। इसकी परसेंटेज तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो जितने भी इसको खाने वाले हैं वो कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स, तो वो उसको प्राप्त कर रहे हैं, उन सबका पेट भर रहा है, कहानी बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स की परसेंटेज लेस हो जाएगी तो क्या असर पड़ेगा। प्रोड्यूसर्स की परसेंटेज अगर कम होती जाएगी यानी कि प्लांट्स की परसेंटेज कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर्स परसेंटेज लेस मींस प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, will get die due to भोजन ना प्राप्त करने के कारण ये परसेंटेज में जानवर जो भी हैं हर्बीवोर्स हैं वो भूखे रहना शुरू कर देंगे और जंगल में वो मरना शुरू हो जाएंगे। अगर प्रोड्यूसर्स की परसेंटेज के बाद अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स परसेंटेज गेट लेस देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर फ्लैश ईटिंग कार्निवोर्स will start getting die। जैसे लाइन प्राइमरी कंज्यूमर्स की परसेंटेज अगर कम हो जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब है जैसे डियर या घास खाने वाले जानवरों की अगर परसेंटेज कम हो जाएगी, वो जब खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको जो भोजन के रूप में जो प्राप्त किया जाता है उसको जो खाता है, तो लायन डियर को खा रहा है तो उसकी परसेंटेज क्या है, ऑलरेडी जब डियर की परसेंटेज या ऐसे हर्बीवोर्स की जानवरों की परसेंटेज कम हो जाएगी तो जो कार्निवोर्स जो था हमारा दैट इज लायन टाइगर, इसको नहीं मिल पाएगा भोजन, तो ये भूखा रहेगा। अब भूखा रहेगा तो या तो जंगल में मरेगा, और जंगल में मरेगा तो काफी नुकसान है सिस्टम का। अब जैसे ही वो मरना शुरू हो जाएगा तो फिर जो हमारे ये जो हर्बीवोर्स थे ये तो ऑलरेडी परसेंटेज कम है, अगर हर्बीवोर्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसके ऊपर हमारा प्रोड्यूसर्स के ऊपर असर पड़ेगा। अगर हर्बीवोर्स की परसेंटेज कम हो जाएगी, हर्बीवोर्स की परसेंटेज कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर्स की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो एक दूसरे से निर्भर करता है। अगर जब ये इसकी परसेंटेज एक बार को कम हो गई या कम होने की टेंडेंसी पर आ जाएगा तो धीमे धीमे ये जंगल से बाहर आना शुरू करेगा, और जब जंगल से बाहर आना शुरू करेगा तो ह्यूमन बीइंग को नुकसान करेगा, शहर में काफ़ी दिक्कतें देगा। तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे की परसेंटेज कैसी होनी चाहिए, जो कांस्टेंट तरीके से चलता जा रहा है उसी तरीके से सिस्टम हमारा पूरा बना होना चाहिए। प्रोड्यूसर्स की परसेंटेज भी उसी हिसाब से एडजस्टेड होनी चाहिए, कार्निवोर्स की भी, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन डेफिनेट बनने के चांसेस बनते हैं ज़्यादातर। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे तो अगले बेसिस पर आएगा हमारा दैट इज फूड चेन।
तो अभी जो हमारी चर्चा चल रही थी वो फूड चेन से ही थी। तो फूड चेन का इसका मतलब 1 नंबर की डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके आने के चांस बढ़ जाएंगे। अब फूड चेन में क्या होता है, जैसे कि एक बहुत ही छोटे स्तर से जब हम देखते हैं तो दैट इज ग्रास। ग्रास को फीड कौन करेगा, स्मॉल इंसेक्ट। और इस स्मॉल इंसेक्ट को फीड करने वाला कोई बड़ा इंसेक्ट जैसे कि ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को फीड करने वाला जैसे हमने फ्रॉग, फ्रॉग को फीड करने वाला स्नेक, स्नेक को फीड करने वाला कोई बर्ड जैसे कि हम एक उसमें से ले लेते हैं हम ईगल। या काइट। तो इस तरीके से ये चेन बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमने बचपन में पढ़ा, दैट इज अ फूड चेन। अब यहां पर हम ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से जब हम चलेंगे तो बात आती है कि एक दूसरे के ऊपर जो परसेंटेज में जो भोजन मिलता जा रहा है वो कम मिलता जाएगा, बहुत ही कम मिलता जा रहा है। इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, इसकी परसेंटेज उससे कम होती है और कम होती है, और ये इसकी इनऑर्गेनिक की परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होती है। आगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम लीड करके चलेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके अंदर जितनी टेंडेंसी है कंडीशंस के रेस्पेक्ट में, जो जी सकता है, जो रह सकता है, वही जी पाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऐसा हम पढ़ेंगे इसमें। तो धीमे 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 जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा तो परसेंटेज उसकी एनर्जी की फ्लो की कम होती जाएगी। कोई डाउट? तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल में जितने ज्यादा कम स्टेप्स होंगे उतना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे तो उसको एनर्जी कम मिलेगी, वाला ऑर्गेनिज्म की परसेंटेज कम मिलती जाएगी, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है कि वो कम से कम एनर्जी में अपने आप को जी सके या जिंदा रह सके। अगला देखते हैं। अगला डेफिनेशन हमारे तौर पे आपको जो याद करना है दैट इज अ फूड वेब। फूड वेब का सबसे पहले आपको जो नेटवर्क होता है उसकी डेफिनेशन याद करनी है। नेटवर्क ऑफ अ फूड चेन। जैसे ग्रास है, इस ग्रास को काऊ भी खा रही है, इस ग्रास को कोई इंसेक्ट भी खा रहा है, इस ग्रास को गोट भी खा रही है। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड जो नेटवर्क आता है दैट इज कॉल्ड एज द फूड वेब। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है, ये भी आपको डेफिनेशन याद करनी है, फूड चेन और फूड वेब की आपको डेफिनेशन याद करनी है। ये आपको इंपॉर्टेंट सारा कवर होता जा रहा है। अगला देखते हैं हम कि किस तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी in an environment is unidirectional। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बोर्ड में तो सबसे ज्यादा बनता है। सीडीएस की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो भी आपको उसमें देखने को मिलता है कंपटीशन में कि किस तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन यूनिडायरेक्शनल इन एन एनवायरमेंट। ठीक, तो इसमें क्या है, इस टॉपिक को हमने पिछली बार डिस्कस भी किया था और इसको काफी बड़े पैमाने पर हमने बात करी थी इसके ऊपर। तो जब हम इसमें देखते हैं द एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज लॉस्ट बाय living organism such as animals is not utilized
बाय प्लांट्स। ये प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल नहीं होती है, जिसकी वजह से ये वेस्ट जाती है एनवायरनमेंट में, और जब वेस्ट जाती है तो इसका जो फ्लो है वो यूटिलाइज ना होने की वजह से दैट इज अ यूनिडायरेक्शनल। ये एक नंबर का स्टेटमेंट है, और एमसीक्यू बनेगा तो आपका यूनिडायरेक्शनल के बेसिस पर एक नंबर का यूनिडायरेक्शनल एमसीक्यू आपको 4 ऑप्शंस में मिल जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? अगला देखते हैं। अगली बात आती है यूज ऑफ माइक्रोब्स या फिर यूज ऑफ स्कैवेंजर्स या यूज ऑफ डेट्रीवोर्स। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से अलग अलग चीजों के अलग अलग स्तर से काम एक ही होगा। अगर आप किसी भी एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, 5वीं किताब, अलग अलग किताबों से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अलग अलग नामों से, लेकिन काम क्या हो रहा है? डिग्रेड होने का ही काम करना है, एनवायरनमेंट को साफ रखने का ही काम करना है। जैसे देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नॉर्मली अभी हमने फूड चेन में देखा, फूड वेब में देखा, ट्रॉफिक लेवल में देखा, सब में कंजम्पशन का कंजम्पशन चलता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एनर्जी का फ्लो, एनर्जी जो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ माइक्रोब्स, स्कैवेंजर्स और डेट्रीवोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें डिग्रेडेशन ऑफ जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब देखते हैं कि जब चूहा मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है और एनवायरनमेंट में जाकर वो गिर गया, तो सबसे ज्यादा समय किस में लगता है और सबसे ज्यादा समय लगने के बाद बदबू कब तक आती है? तो इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है, ये सारी चीजें हमको इस चर्चा में देखना है। जैसे ये कोई एक ऑर्गेनिक या कोई ऑर्गेनिज्म है और ये कैसा है? डेड है, इट इज अ डेड ऑर्गेनिज्म। अब ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है, इसकी बॉडी किसकी है? ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई है। अब ये जब ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई है तो इसको डिग्रेड करना है। तो इस ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ये डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या करेगा? माइक्रोब्स का काम यहां पर ये है कि ये कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक कराएगा। कॉम्प्लेक्स बॉडी को ये सिंपलर पार्टिकल्स में जब ब्रेक कराएगा और मिक्स विद सॉइल, और ये मिट्टी में जाकर मिल जाएगा। यानी कि इसकी जो बॉडी बनी हुई थी, किसकी बनी थी? कार्बन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, ऐसे कई एलिमेंट्स की बनी हुई थी। ठीक, तो जब ये कई एलिमेंट्स की जब मिलकर बनी हुई थी, ये सारे एलिमेंट्स ब्रेक डाउन होकर सीधे सॉइल में मिल जाएंगे और सॉइल कैसा हो जाएगा? फर्टाइल। और हम अपने को क्या चाहिए? सॉइल फर्टाइल चाहिए। तो जब ये जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो था, चाहे वो डेड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डेड लीफ हो, चाहे डेड स्टेम हो, चाहे डेड रूट हो, चाहे लेंटिसेल्स के रूप में कोई बार्क हो, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी भी रूप में हो, वो जब जाएगी, इवन द डंग, even the waste material of the organism, even the urine, these all consist of the various components जो आगे जाकर ब्रेक होते हैं, इनके द्वारा ब्रेक होते हैं और ये सॉइल को एनरिच करते हैं। ये इसका काम है। तो ये माइक्रोब्स का सबसे बड़ा रोल है।
माइक्रोब्स का रोल, अब जैसे कि सेब है वो सड़ गया, उसको जमीन में डाल दिया गया तो धीमे 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 जाकर वो नष्ट होता जाएगा और सॉइल में उसके पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। और ये सबने पढ़ा है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, अगली जो बात आती है इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है दैट इज 10% लॉ। तो ये जो लॉ दिया था 10% लॉ, इस 10% लॉ को आपको तैयार करना है। इसको पूरा डायग्रामेटिकली डायग्राम के साथ या फ्लो चार्ट में आपको तैयार करना है। और इसमें क्या है, हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचती है। लेकिन हमने ये बात जाना कि ये जो सन है, सूरज चाचू जो आ रहे हैं, इनकी जो रोशनी जो प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वो 1% ही करते हैं, ये ध्यान रखना। और 1% जब कंज्यूम करेंगे, करने के बाद बाकी की जितनी भी एनर्जी होती है तो वो क्या होती है, जो रेडिएशंस के रूप में वापस री रेडिएट हो जाती है, वापस चली जाती है एनवायरमेंट में। प्लांट्स के पास आई, वापस चली गई जमीन पर, एनवायरमेंट में स्प्रेड ओवर हो गई। तो जो 1% एनर्जी मिलती है फिर उसका 10% जाएगा और जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता जाएगा, लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाकर ये बहुत मिनिमाइज होती जाएगी। और यही कारण है हर ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता उस लिमिटेड एनर्जी में। दैट्स व्हाई लायंस और जिसको टाइगर्स, ये सब की परसेंटेज कम होती है, जंगल में ये ऑर्गेनिज्म की परसेंटेज कम होती है। कोई डाउट? तो ये 10% लॉ आपको तैयार करना है, लिंडम एंड रेमंड ने इसको दिया था। अगला जो हम देखते हैं दैट इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में ओजोन का फॉर्मूला आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन ओरिजिनेट कहां से होता है, क्वेश्चन ओरिजिनेट कैसे हो रहा है और उसका जवाब आपको क्या लिखना है। ठीक, तो ओजोन क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, ओजोन का फॉर्मूला दैट इज O3। अब ये डिप्लीट कैसे होता है, अब जैसे यहां पर O2 है, पहले तो ये देखो बनता कैसे है O2। जब हम O2 की बात करते हैं, यूवी रेस में जाकर ये स्प्लिट हुआ, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक O और इसके साथ मिल जाता है O3 बन गया। ये तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से O3 बनता है। ठीक, अगला पॉइंट जब हम देखते हैं, इनके पीछे वाले, कोई डाउट इधर? नेक्स्ट, अब ये डिप्लीशन की जब बात आती है तो डिप्लीशन में देखा जाता है कि ओजोन की जो लेयर है, इस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय जो हो रही है, छोटे छोटे पोर्स हो गए जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं और वो स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बनाने के चांसेस में बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो ओजोन डिप्लीशन से क्या हो रहा है, स्किन को प्रॉब्लम, एनवायरमेंट में कई चीजों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये क्या करता है, अगर ओजोन डिप्लीट नहीं होगा तो अन्य प्रकार की जो हार्मफुल जो रेडिएशंस आ रही है उन सबसे बचाव करने का काम यहां पर ये करेगा। तो यहां पर ओजोन डिप्लीशन से संबंधित क्वेश्चन आपका बनता है, ओजोन डिप्लीशन का रोल आपका, या ओजोन क्या है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, इस तरीके का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में बनने के चांसेस बनते हैं। अगला जब हम देखेंगे तो अगला इसके बाद आता है कि किस तरीके से एनवायरमेंट में केमिकल्स का, जैसे कि एरोसोल यानी कि जो फुसफुस, परफ्यूम, डियो, ये जो डाले जाते हैं, ठीक है, या फिर ये मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पर ये इस तरीके से स्प्रे किए जाते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डिप्लीट, ये क्या कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट में जब ये जाते हैं, एक्चुअल में ये सब है क्या, ये सब पॉल्यूटेंट्स के रूप में काम आ रहा है, ये पॉल्यूटेंट्स के रूप में ये साबित होते हैं। दे ऑल आर हैजर्डस, पर हमको पता नहीं होता है, हमको नॉलेज नहीं होती है, लेकिन ये नुकसानदायक बहुत होते हैं। इसके बाद अगली चर्चा जो आती है वो आती है किस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रोल आता है,
जैसे एसी में आप अक्सर पढ़ते हैं फ्रेऑन या अलग अलग गैसेस का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरमेंट में नुकसान देते हैं। ठीक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसा एक या फिर कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि एनवायरमेंट में नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर आप इसमें इसके अलावा फ्लोरो की जगह आप ब्रोमो भी ले सकते हैं। ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट आता है आपका क्लोरोफ्लोरो के अलावा अगली चीज आ रही है, वो आती है किस तरीके से एनवायरमेंट में पहले जो क्वेश्चन बनते थे वो डीडीटी से बनते थे। डीडीटी से जो बनते थे उसमें क्या था कि एक से दूसरे, यानी कि एक कोई केमिकल है, ये केमिकल अब तो ये बैंड है, बैठते जाइए, ये केमिकल अब बैन है, लेकिन इस रूप में अगर कोई दूसरे केमिकल का इस्तेमाल अगर हम देखें तो ये अगर ये बहता हुआ जा रहा है, रिवर वाटर में पहुंच रहा है, अगर इसको कंज्यूम करेगा तो नुकसान। इसी तौर पर आप जब देखेंगे तो आपने एक टॉपिक देखा होगा बायोमैग्निफिकेशन। ये बायोमैग्निफिकेशन आपको तैयार करना है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, किस तरीके से ऑर्गेनिज का लेवल धीमे धीमे वो केमिकल किसी के शरीर में पहुंचता है, ये भी चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई एक इरिगेशन या फिर कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया, इस पेस्टिसाइड को स्प्रे कर दिया खेती में। अब इस पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद खेती में अब क्या हुआ, स्प्रे तो हो चुका है, अब ये धीमे धीमे अगर रिवर वाटर लॉगिंग यानी कि जो खेती में या कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाना, वाटर लॉगिंग, तो जब ये वाटर लॉगिंग या पानी में ये बहकर जा रहा है, पेस्टिसाइड रीचेस टू दी रिवर या वाटर सोर्स में पहुंच रहा है, तो जब ये रिवर सोर्स में पहुंच रहा है तो इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, कंज्यूम्ड बाय काउ, बफेलो, काउ या बफेलो में ये कंज्यूम हो चुका है। अब इनके शरीर में पहुंचने के बाद ये कहां पहुंचेगा, मिल्क में पहुंचेगा। अगर यही पानी रिवर वाटर इरिगेशन में इस्तेमाल कर दिया तो कुछ परसेंटेज, लेस परसेंटेज में ये हानिकारक केमिकल, जैसे हानिकारक कोई भी केमिकल, जैसे लेड ले सकते हैं, एंथ्रासीन ले सकते हैं, मरकरी ले सकते हैं। मरकरी जब वाटर बॉडी में जाता है तो मिनामेटा नाम की बीमारी बनाता है, जो कि नर्वस सिस्टम को बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये जब सारे केमिकल्स धीमे धीमे पानी के पास रास्ते पहुंच रहे हैं, इरिगेशन में पहुंच रहे हैं, इरिगेशन के माध्यम से ये सीरियल्स में पहुंच रहा है, और उस सीरियल को आप भी कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। किस तरीके के आपने ये देखा यहाँ तक कि ये रास्ता कहाँ से चल रहा था और कहाँ तक पहुंच रहा है, और किस तरीके से हमारे शरीर में एक्युमुलेट हो रहा है। इसमें अक्सर किडनी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्रेन से संबंधित मिलती है, नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस तरीके से आपको अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकता है। कहां से चले थे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड या हानिकारक जैसे पदार्थ, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल डीडीटी था, कहां से चले थे, यहां से चलना शुरू हुआ, पानी की बॉडी तक पहुंचा, पानी की बॉडी वाटर सोर्स से वहां से वो कंज्यूम हुआ, और कंज्यूम होने के बाद खेती में पहुंचा। खेती में पहुंचने के बाद अगर इसमें जानवर ने कंज्यूम किया तो उसकी बॉडी में पहुंचा, या फिर उसकी बॉडी में पहुंचने के अलावा अगर मिल्क है तो मिल्क है, सोर्स है जो भी है वहां तक पहुंच रहा है। और फिर धीमे धीमे अगर प्लांट की बॉडी में अनाज पहुंच रहा है, फ्रूट्स में पहुंच रहा है, वेजिटेबल्स में पहुंच रहा है, और वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होता जाना है, छोटे छोटे रास्तों से
इस तरीके से ये पूरा बायोमैग्निफिकेशन का रास्ता कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अगर आप फिश की बात करेंगे तो छोटी फिश, बड़ी फिश और बड़ी फिश, लास्ट में ह्यूमन बॉडी तक जो बॉडी में पहुंच रहा है, जो फिश हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी बॉडी से जो हमको मिल रहा है वो इस तरीके से हमारी शरीर को नुकसानदायक देता है। अगला जो चर्चा होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी हमारा एक डेफिनेशन 1 नंबर में आएगा। एक्सप्लेनेशन देंगे तो 2 नंबर में हो सकता है, या क्वेश्चन बनेगा तो 3 नंबर में, या केस स्टडी बनने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। अगली चर्चा जो करते हैं वो देखते हैं, दैट इज अ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट की डेफिनेशन क्या है? एनी सब्सटेंस which is of no use can be called as waste। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई उपयोग नहीं है, that can be called as a waste। अब वेस्ट आजकल आपने देखा होगा, that is a e-waste, बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन इससे हमें ज्यादा भी ब्रॉडली नहीं चर्चा करनी है क्योंकि बोर्ड के कॉन्सिक्वेंसेज में इससे इतना खास क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन वेस्ट में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो है कि किस तरीके से मेडिकल, हॉस्पिटल वेस्ट को खत्म किया जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट, हाउस होल्ड जिसमें ये पूछा जाता है। एक और बात, लैंडफिल होता क्या है? लैंडफिल क्या होता है? आपने देखा होगा इंद्रप्रस्थान कि ये जो कोई भी एक बिल्डिंग बनाई, अभी कोई गड्ढा कर दिया गया और इस गड्ढे के, ये पूरा गड्ढा करने के बाद इसको कचड़े से कवर कर दिया पूरा, और यहां पर हमने कोई बिल्डिंग बना दी। ये पूरा वेस्ट था, पूरी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, इसको वेस्ट से कवर कर दिया मिट्टी हटाकर। अब बिल्डिंग में क्या हो सकता है देखते हैं। वेस्ट, लैंडफिल प्रोसेस चल रहा है, ये वेस्ट है, और इस वेस्ट में कवर करने के बाद यहां पर कोई बिल्डिंग बना दी। अब बिल्डिंग में जैसे कि हमारा म्यूजियम है, ठीक, म्यूजियम के अलावा लाइब्रेरी है, पार्किंग स्पॉट है, रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए कोई स्पॉट बनाया हुआ है, सिनेमा हॉल है। इस तरीके से बिल्डिंग बना दी जाएगी जिससे किराया भी आता रहेगा, सारे काम होते रहेंगे, और कचरा का कचरा, शहर का कचरा पूरा वहां पर डंप होता जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कचरा था। तो इस तरीके से लैंडफिल की डेफिनेशन और प्रोसेस बनता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3R से लेकर 5R तक इसकी चर्चा हो सकती है। इसका एक क्वेश्चन बन के आपको आसानी से मिल सकता है, ठीक, जिसमें 3R तो बहुत पॉपुलर है, रिड्यूस, रीयूज, ठीक, और रिसाइकिल। दूसरा, इसके बाद जो अगली बात आती है, दैट इज किस तरीके से इसके अलावा इंसिनरेशन का काम आ रहा है। अभी पिछले बार हमने जस्ट 2 स्लाइड पहले हमने एक बात करी थी, इंसिनरेशन से समथिंग था, दैट वाज द हॉस्पिटल वेस्ट को कैसे नष्ट करेंगे। हॉस्पिटल वेस्ट को नष्ट करने के लिए इंसिनरेशन यानी कि इंसिनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर 1000 डिग्री सेल्सियस के नियर बाई अप्रॉक्स टेम्परेचर होता है और उसमें इसको जलाया जाता है, और टॉल चिमनी के द्वारा शहर से बाहर होता है। टॉल चिमनी के द्वारा हार्मफुल गैसेस जो होती हैं
इंसिनरेटर लगाने के बाद जो गैसेस निकलती हैं वो बाहर जाती हैं। तो सर उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि उसमें खतरनाक चीजें नहीं आती है, हार्मफुल, तो उसके लिए प्लेट लगा दी जाती है। ये कोई एक चिमनी है और यहाँ पर क्या है, ये रॉड लगी हुई है। हार्मफुल सब्सटेंस को ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी और यहाँ से वो जो धुआं जाएगा, जो स्मोक निकलेगा, वो नॉन पॉल्यूटेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। नॉन पॉल्यूटेंट वेस्ट यहाँ से निकल कर जाएगा। जो पॉइजनस सब्सटेंसेस थे वो सारे पॉइजनस यहाँ पर स्टिक हो जाएंगे और समय अनुसार उसको वहां से वॉश आउट करा दिया जाएगा। इस तरीके से ये जो हमारा ये चैप्टर पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला एपिसोड अब हमारी जो बात चलेगी वो चलेगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ने को चाहिए अभी इन द केस ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है वो बनता है हार्मोन्स। चारों प्रकार के हार्मोन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाएं बस और चर्चा ना करें इधर। हार्मोन्स में क्या है, ऑक्सिन का काम क्या है, स्टोमेटा क्लोज और ओपन कौन करता है, स्टोमेटास को ओपन और क्लोज कौन करता है। ठीक, कहां जा रहे हो भाई, सीधे बैठो। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, एजिंग, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। और एक तो सबका इलाज, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन और सेल एलोंगेशन। इसमें तो ऑक्सिन और जिब्रेलिंस ही काम आता है। ये आपको तैयार करना है। ठीक, अगला देखते हैं कि किस तरीके से ट्रॉपिज्म है क्या, यानी कि डिफाइंड ट्रॉपिज्म आपको याद करना है। डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, जैसा जैसा इफेक्ट आता जाएगा ठीक उसी तरीके से प्लांट का ट्रॉपिज्म काम करता रहेगा। जैसे लाइट के रेस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको करना है कि ये कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव करना है। ठीक, लीव्स या रूट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में, ऑब्वियसली बात है रूट्स आपकी जड़ जो होती हैं वो ग्रेविटी की रेस्पेक्ट में ही चलती है तो वो पॉजिटिव होगा, लीफ हमारा नेगेटिव करता है। वहीं पर सनलाइट रूट्स के रेस्पेक्ट में क्या है, नेगेटिव, और पत्तियां क्या है, पॉजिटिव, फ्लावर्स क्या है, पॉजिटिव। ठीक, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जो आता है इसके बाद दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमोट्रॉपिज्म केमिकल्स के रेस्पेक्ट में, और इसमें आपको देखने को मिलता है किस तरीके से मूवमेंट ऑफ द पॉलन ट्यूब, किस तरीके से ये केमिकल्स को सिक्रीट करता है। एक और इंपॉर्टेंट आता है दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें पानी के रेस्पेक्ट में रूट्स जाती हैं तो रूट्स जो जाएंगी वो पॉजिटिव दिखाएंगी और लीव्स आपको हमेशा नेगेटिव दिखाएंगी। जड़ में पानी देते हैं या पत्ती में, सीधी सी बात। ठीक, तो जड़ में पानी देते हैं। अगला देखते हैं
दैट इज नास्टीज की डेफिनेशन। नॉन डायरेक्शनल, और उसमें भी डिफाइन तो करना ही करना है। सबसे पहला है आपको कि मिमोसा पुडिका या टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? टच मी नॉट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, मिमोसा पुडिका ये किस तरीके से मूवमेंट शो करता है, जो हमने यहां दिखा रहे हैं आपको, दैट इज अ पल्वीनस। विराट भैया क्यों परेशान हो बहुत देर से? डिस्कशन थोड़ी देर में करना। पल्वीनस का क्या काम है, या व्हाट इज अ पल्वीनस? अ पैड लाइक स्वेलिंग। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इससे इंपॉर्टेंट 2 या 3 क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं, और कभी कभी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। लिख लो, लिखते जाओ बिल्कुल। पल्वीनस। इसके बाद क्या हुआ? टच मी नॉट प्लांट साइंटिफिक नेम है, क्या है इसका? मिमोसा पुडिका, पल्वीनस, पैड लाइक स्वेलिंग। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। पल्वीनस के बाद फोटोनास्टीज, तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या आ रहा है? थिग्मोनास्टीज, टच मी नॉट, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द ट्रॉफिज्म और द नास्टीज। क्लियर? टच मी नॉट प्लांट, थिग्मोनास्टीज, और अगला जो आता है इसी में कि टेंड्रिल क्या होता है, टेंड्रिल का फंक्शन क्या है, टेंड्रिल क्या होता है और टेंड्रिल का फंक्शन क्या होता है। अगला जो हमारा आया दैट इज किस तरीके से मिमोसा पुडिका की तो चर्चा हो गई। इसके बाद अगला पेज आता है तो उसमें आएगा कि किस तरीके से फोटोनास्टीज काम करता है। फोटोनास्टीज में जिसमें हमारे दिन में खिलने वाले फूल और रात में खिलने वाले फूल, डेंडेलियन, ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके से, या ग्रोथ फूल के जो खिल रहा है फूल, इसका मतलब क्या है? रात में कोई फूल खिल रहा है तो उसका मतलब क्या है? कब उसका ग्रोथ दिखा रहा है उसमें? जैसे डेंडेलियन, तो इसमें फोटोनास्टीज बताइए कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगर आप सीडीएस की तैयारी के लिए आप इसको देख रहे हैं तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये दिन में खिलने वाला है और ये दिन में खिलने वाला फूल नहीं है, दोनों को कंपैरेटिव देखा जाए तो किसमें उसका बेस आपको बढ़ता हुआ कब नजर आएगा, ये क्वेश्चन आता है। और बोर्ड के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये आता है कि ये फोटोनास्टीज में डेंडेलियन का काम क्या है, या फिर जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका मून फ्लावर अक्सर हमने देखा है, मून फ्लावर, इसी तरीके से पैशन फ्लावर। अब पैशन फ्लावर की बात कंफ्यूजिंग आ जाएगी, व्हाट इज पैशन फ्लावर का काम क्या है, ये बिल्कुल अलग है। यहां पर जो बात आ रही है वो बिल्कुल अलग है, टेंड्रिल, और यहां पर आ रही है बात हमारी फोटोनास्टीज से समथिंग। ये थिग्मोनास्टीज कि किस किस में ये थिग्मोनास्टीज देखने को मिल जाती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके से टेंड्रिल का रोल आ रहा है, या ग्रेप वाइन क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, दोनों में चर्चा पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स के केस में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, अगला जो बात आएगी, अगली बात जो आती है दैट इज किस तरीके से कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स चलता है। कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में देखेंगे तो सबसे पहले हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इनकी फंक्शनिंग आपको तैयार करनी है। हार्मोन्स की लोकेशन स्ट्रक्चर में क्या है, थोड़ा डायग्राम देखते जाए, लोकेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड की डिफाइन, इसमें अक्सर आपको देखने को ये मिलता है हाइपोथैलेमस फंक्शंस, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी फंक्शनिंग बॉडी की सारे हार्मोन्स की रेगुलेशन को कंट्रोल करता है और इसकी फंक्शनिंग को ये हाइपोथैलेमस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी जो सामने दिख रहा है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो बाद बाकी की हार्मोन्स को सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। ठीक, इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट एक और बनता है, व्हाट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, इसका काम है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन को सिक्रीट करना। एड्रीनल ग्लैंड जो आ रहा है एड्रीनल, ये कहां पर पाया जाता है, किडनी के टॉप पर। ठीक, स्ट्रेस, फियर और फाइट, इस नाम से इस हार्मोन को जानते हैं। इमरजेंसी हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको एड्रीनलिन हार्मोन बोलते हैं। बॉडी को इस लायक बना देता है कि अब कोई भी परेशानी आती है उसको अपनी बॉडी को कांस्टेंट स्टेट पर लेकर आता है और कंडीशन का सामना करने में मदद करता है। इसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉयड, जिसमें पैराथ हार्मोन आपको देखने को मिलता है। ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, सोडियम और पोटेशियम आइंस, खास करके पोटेशियम आइंस को ये रेगुलेट करने में मदद करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद पिट्यूटरी के बाद हमारा एक और आया था, दैट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है, ये पहले चैप्टर में से भी आता है, और ये एंडोक्राइन भी है, तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ग्लूकागन। ठीक, तो इस तरीके से दो हार्मोन सिक्रीट करता है, बढ़ते हुए शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ये काम आता है इंसुलिन। इसके बाद अगला जो आता है दैट इज टेस्टिस की फंक्शनिंग और ओवरीज की फंक्शनिंग, और लास्ट में फीडबैक मैकेनिज्म को एक बार जरूर नजर डालते जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये सारा काम यहाँ पर 2 चैप्टर का कंप्लीट हुआ। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते जाना है, पूरा आपका सॉर्ट आउट होता जाएगा। अगला देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन में क्या क्या आ सकता है, दैट इज सेरिब्रम का फंक्शन। सबसे पहले मीनिंजेस क्या है, 3 लेयर, नाम नहीं आएगा, 3 लेयर को बोलते हैं क्या, मीनिंजेस। लिक्विड जो भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं, हार्ड कवरिंग को क्रेनियम। इस तरीके से मेडुला का काम क्या है, पोन्स का काम क्या है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल के बेसिस से कि बॉडी बैलेंसिंग में काम कौन कर रहा है, बॉडी बैलेंसिंग के बाद फीलिंग्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, इमोशंस, लर्निंग, इंटेलिजेंसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। सीधी सी बात भैया, यहां पर बात कर रहे हैं सेरिब्रम और यहां पर बात कर रहे हैं हम सेरिबेलम, सेरिबेलम सेरिब्रम। ठीक, गर्दन का सुनने के बाद मूवमेंट करना, ये किसका काम है, उल्टी, चक्कर, सलाइवा का सिक्रीट होना, ये किसका काम है। ये सब क्वेश्चंस आने के चांस बढ़ जाते हैं। और लास्ट में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। इस तरीके से ये हमारे 2 चैप्टर्स अभी समाप्त हुए। ठीक,
तीसरा चैप्टर जो अभी हम लेंगे इसी तरीके से एक रिव्यू के तौर पर आपके किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं, तो देखते हैं। दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, चहल पहल बहुत हो रही है साइड में, सीधे बैठिए। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस के साथ आपको ये तैयार करना है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसको हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग, और ये डन नेचुरली कैसे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखते हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन plants are produced by roots, stems, leaves, but not by seeds. सीड का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, सीड का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, ओल्ड पार्ट्स का इस्तेमाल करना है। ओल्ड पार्ट्स का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। ठीक, अगला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जब हम बात करते हैं तो एक ट्यूबर की डेफिनेशन क्या है, जिसमें एग्जाम्पल आता है पोटैटो, स्वेलन पार्ट। इसके बाद ग्रास कैसे करते हैं, मनी प्लांट, अभी मनी प्लांट की हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद ग्रास के बाद अगला आता है हमारा किस तरीके से स्वीट पोटैटो को ग्रो करते हैं, ब्रायोफाइलम, की जगह पर आप ये देखें बेगोनिया। ठीक, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि किसी में स्टेम, तो सीधी सी बात है भैया, पोटैटो इज अ स्टेम। स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीफ क्या है, इन तीनों के पार्ट्स के द्वारा कौन कौन से प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं, केवल इसमें हार्डली आपको नजर मारनी है बस। इसके बाद आता है दैट इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। जैसे कटिंग पर एक नजर मारनी है, लेयरिंग पर नजर मारनी है। लेयरिंग का सबसे बेटर एग्जांपल जो पूछा जाता है दैट इज जैस्मिन, और कटिंग में आपको एक छोटा सा बड लिया जा रहा है और उसको ग्रो किया जा रहा है, छोटे से बड को लिया जा रहा है और ग्रो किया जा रहा है। बड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक पॉइंट कैम्बियम का होना बहुत जरूरी है। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी बनते हैं यहाँ पर, समझ पा रहे हैं साइड में भैया। एंथे के साथ मैराथन चलेगा तो यही हाल होगा, बहुत सुपर फास्ट चलेगा, 100% सिलेक्शन जी मान के चलो, सुपर आना है। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला जो बात आता है माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन में आपका टिश्यू कल्चर के तौर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर। ठीक, ये हमारा पूरी कहानी जो हुई वो प्लांट्स की आ रही है। ठीक, आगे जो अगला पढ़ा जा रहे हैं दैट इज द एनिमल्स की केस। एनिमल्स की केस की जब हम बात करते हैं तो उसमें असेक्सुअल में आपसे पूछा जाएगा फिजन, और फिजन में आपसे पूछा जाएगा बाइनरी फिजन, जिसमें लेशमेनिया का क्वेश्चन जरूर बनता है। लेशमेनिया डिवाइड लॉन्गिट्यूडिनल और अमीबा डिवाइड इन एनी प्लेन, ये किसी भी प्लेन में जाकर टूट जाता है।
डिवाइड हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। अगला, टेंटेकल्स क्या होते हैं? टेंटेकल्स इन द केस ऑफ अ बडिंग प्रोसेस, और बडिंग प्रोसेस में हम अभी बात कर रहे हैं टेंटेकल्स की, ना कि टेंड्रिल्स की। तो टेंटेकल्स किसमें देखने को मिलता है? हाइड्रा, हाइड्रा का डायग्राम, अमीबा का डायग्राम, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर पिछले फिजन में देखेंगे तो क्या आता है? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में सिस्ट का होना, यानी कि प्लाज्मोडियम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लेशमेनिया की बात करें तो लेशमेनिया में यह पूछा जाएगा कि लेशमेनिया का बीमारी, डिजीज कौन सा है? काला आजार, काला आजार से समथिंग क्वेश्चन आना है। मल्टीपल फिजन में सिस्ट और प्लाज्मोडियम। इसके बाद आती है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में बात करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्न्स एंड मॉसेस। इसके अलावा आपका डायग्राम ऑफ ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड का डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनना ही बनना है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली जो आती है रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस। रीजेनरेशन, ये रीजेनरेशन को हम कट रहे हैं, वी आर कटिंग, वी आर डूइंग, वी कट। इसमें क्या होता है? बॉल ऑफ सेल्स का बहुत रोल है। बॉल ऑफ सेल्स, आइडिया देते जा रहा हूं, बॉल ऑफ सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। और वहीं पर फ्रेगमेंटेशन में ये किसमें देखा जाता है? स्पायरोगैरा, स्पायरोगायरा। और रीजनरेशन का देखा जाएगा तो किसमें? प्लेनेरिया, जिसको हमने पिछली क्लासेस में बात करी थी, दैट वाज अ फ्लैटवर्म। ये हमारी बातें हैं इसमें। इतना ये सारा कवर होने के बाद एनिमल्स में अगला आता है, दैट इज ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सारे पार्ट्स विद फंक्शन, ये पूरा पढ़ना है, पार्ट्स विद फंक्शन। फीमेल्स में पार्ट्स विद फंक्शन, पार्ट्स विद फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, दोनों में अंतर, मीनाक, मीनोपॉज, ये दोनों क्या होती हैं? प्यूबर्टी का हल्का सा एक कोई क्वेश्चन ये आ सकता है। मेल और फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? ये क्वेश्चन बनता है। इम्प्लांटेशन की डिफाइन, इम्प्लांटेशन की डिफाइन, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, प्लेस क्या है उसकी, फर्टिलाइजेशन। ठीक, जिसमें आप पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, साथ के साथ बता भी जा रहे हैं। और बेबी वॉर्म का फंक्शन क्या है, जिसको बोलते हैं यूटेरस। ठीक, चुप रहो बेटा, हमें बताया, आपको सबको आ रहा है। बेबी वॉर्म का फंक्शन क्या है, यानी कि यूटेरस का काम क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी
कहां पर होता है, ठीक, प्लेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी। क्लियर है, इतना कंप्लीट हुआ सारा। इसके बाद क्लोन क्या होता है, क्लोन की डेफिनेशन असेक्सुअल में। इसके बाद सेक्स सेल्स, दूसरा नाम जर्म सेल, तीसरा नाम गैमीट्स के नाम से कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। लास्ट में वेसेक्टोमी, जिसमें वास डिफरेंस को काटा जाता है, वास डिफरेंस को कट किया जाता है। और ट्यूबिक्टोमी, जिसमें ट्यूब को काटा जाता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब। ये डिफरेंस लिखना बहुत जरूरी है कि किसके अंदर होता है, आप लोग ये नहीं लिखते हैं कॉपी में। फेलोपियन बोर्ड में अक्सर ये देखा जाता है, बच्चा मिस्टेक कर जाता है। विद डायग्राम, विद डायग्राम। तो ये ट्यूबिक्टोमी किसमें, ये यहां पर फीमेल्स में देखने को समझ में आता है, और ये मेल्स में देखने को मिलता है, ये समझ में आता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। इस तरीके से हमारे ये पूरा बायोलॉजी का सेशन समाप्त हुआ। पिछले वाले को जोड़ते हुए साथ के साथ पढ़ते जाएं, यानी कि लाइव प्रोसेस का जो हमने बताया था, लाइव प्रोसेस का पिछला वीडियो देखते जाओ। और ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन हेरिडिटी की जो वीडियो बनाई थी उसको पूरा देखते जाओ। रिप्रोडक्शन यहाँ पर, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन यहाँ पर, और हमारा अवर एनवायरनमेंट। इस तरीके से पूरा बायोलॉजी आपका पूरा निचोड़ आपको दे दिया। अगर आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर जाएंगे, तैयार कर जाएंगे, तो ये आपका सुपर, कल का पेपर जो भी अगला जो दिन आ रहा है उसका पेपर जाएगा। अगली जो वीडियो आएगी वो केमिस्ट्री की और फिर फिजिक्स की आएगी। ठीक, दिस विल बी कंटिन्यूड आफ्टर फ्यू मिनट्स।